नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम करंट अफेयर की घटना चक्र जो आज दृष्टि की बुक है उसको हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं। इस क्लास के तहत आपका 8 वीडियो हो चुका है पहले इसका, जिसमें हम प्रत्येक वीडियो में 4 से 5 पॉइंट करंट अफेयर के डिस्कस करते हैं, जो कि घटना चक्र मैगजीन जो कि आपका आज दृष्टि घटना चक्र मैगजीन में दी हुई है। ठीक है, तो यह जो आपकी क्लास है आपका यूपीपीएससी के जो आरओ का पेपर है, चाहे यूपीपीएससी का जो ये आपका यूपीपीएससी का आरओ पेपर है, चाहे यूपीपीएससी का प्री हो, चाहे बीपीएससी का प्री पेपर हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें आपका करंट अफेयर 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक का दिया हुआ है। ठीक है, तो जो साथी पुराने वीडियोज को नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। आज दृष्टि करंट अफेयर मैगजीन करके मेरे यूट्यूब चैनल पर यहाँ पे बना हुआ है, यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ, तो वहाँ से जाकर पुराने वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं और उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, इस क्लास के अंतर्गत जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो अंडरलाइन किए हुए हैं। तो वैसे तो मैं पूरा पढ़ाता हूँ उसके साथ में, लेकिन आप रिवीजन करेंगे तो बाद में आप जो अंडरलाइन पॉइंट्स हैं उसको ही पढ़ेंगे। खाली अंडरलाइन जो किए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बाद में रिवीजन करने के लिए आप उसका नोट्स भी बना सकते हैं या बाद में उसको अंडरलाइन पॉइंट को ही पढ़ सकते हैं। तो अगर उतना भी पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें, हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। तो आज के जो 4 पॉइंट हैं वो कौन से हैं? पिछली क्लास में हमने लास्ट पॉइंट किया था पीएम सूर्य घर योजना, जो कि मुफ्त बिजली वाली योजना थी जिसमें रूफ टॉप पे सौर ऊर्जा लगाना था। तब उससे आगे हमको आज बढ़ना है, पीएम सूर्य घर योजना से आगे आज क्लास में पढ़ना है हमको। तो 1 सेकेंड हमको टाइम देंगे। आज का 4 पॉइंट आपका कौन सा है? देखिए, पीएम सौर घर योजना होगा। ठीक है, देखिए पहला होगा आपका बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम पहला होगा। उसके बाद दूसरा आपका होगा चुनावी बांड योजना असंवैधानिक हो गई है, तो चुनावी बांड योजना जो थी उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तीसरा क्या है, भारत रत्न के बारे में पढ़ेंगे, जो 5-6 लोगों को भारत रत्न दिया गया है उनके बारे में पढ़ेंगे। और चौथा पॉइंट आपका रहेगा राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान के बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपके 4 पॉइंट होंगे। और अगर आपको मतलब कि अगर देखेंगे कि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं हो रही है और अगर जल्दी हो जाता है तो हम सुदर्शन सेतु उद्घाटन भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सुदर्शन सेतु का भी उद्घाटन हुआ उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको। शुरू करते हैं पहला टॉपिक जो आपका है इस क्लास का। तो पहले टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आपका बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। ठीक है, ये क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय विमानन क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण है। ठीक है, तो भारतीय विमानन क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाना है, उनका सशक्तिकरण करना है, इसका उद्देश्य है इस योजना का बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। तो आपको ऐसे भी याद सकते हैं, आपको बोइंग क्या है, बोइंग एक एरोप्लेन है। ठीक है, तो बोइंग एक एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी है ना, तो बोइंग से आप याद कर सकते हैं कि हवा उड़ान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहन करने के लिए है। ठीक है, कार्यक्रम कार्यक्रम देश भर की बालिकाओं और महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित में स्टीम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स क्षेत्र में महत्वपूर्ण कौशल सिखाने का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही कार्यक्रम को उन्हें विमानन क्षेत्र में नौकरियां हेतु प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं के लिए 150 नियोजित स्थानों पर स्टीम प्रयोगशाला निर्मित की जाएगी, जो स्टीम क्षेत्र में करियर बनाने के लिए उनकी रुचि को जागृत करेगी। ठीक है, तो कौन सा योजना था, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। BIETC परिषद। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु कर्नाटका में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के एक अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन किया बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का 1600 करोड़ रुपए से 43 एकड़ में निर्माण किया गया। यह बोइंग द्वारा अमेरिका के बाहर इस प्रकार का सबसे बड़ा निवेश है। ठीक है, तो बोइंग कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की है, उसके द्वारा ये सबसे बड़ा निवेश भारत के अंदर है। ठीक है, ये अमेरिका के साथ बोइंग की सबसे बड़ी एरोस्पेस इंजीनियरिंग सुविधा है। ध्यानतब है कि फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री तुमकुरू कर्नाटका में HAL के हेलीकॉप्टर विनिर्माण संयंत्र का राष्ट्र को समर्पित किया था। यह एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा है HAL का। ठीक है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का।
कहाँ पे? तुमकुरू कर्नाटका में। स्वाति पोर्टल ये क्या है? 11 फरवरी 2024 को विज्ञान एवं महिला एवं बाल विकास का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में स्थित इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी द्वारा स्वाति नामक पोर्टल लॉन्च किया गया। स्वाति का पूर्ण रूप है साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। स्वाति का फुल फॉर्म साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। स्टीम, इसे स्टीम में भारतीय महिलाओं एवं बालिकाओं का प्रतिनिधित्व करने का एक एकल ऑनलाइन पोर्टल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो स्टीम का फुल फॉर्म क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। यह भारत में अपनी तरह का एक पहला पोर्टल है और यह पोर्टल एक संपूर्ण संवादात्मक डेटाबेस है। इसे नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक। तो 2 फरवरी 2018 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आर्थिक कार्य विभाग द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के 1934 की धारा 31(3) के तहत चुनावी बॉन्ड 2018 अधिसूचित किया गया था। उद्देश्य देश में राजनीतिक वित्त पोषण की व्यवस्था को पारदर्शिता लाना, राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले वित्त पोषण में काले धन का प्रयोग को रोक लगानी थी। ठीक है, तो कब चुनावी बॉन्ड कब जारी किया गया था? 2 जनवरी 2018 को आर्थिक कार्य विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 1934 के धारा 31(3) के तहत चुनावी बॉन्ड योजना को शुरू किया गया था 2018 में। ठीक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। 15 फरवरी 2024 को उच्चतम न्यायालय की एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इस योजना को रद्द करने के लिए निर्णय दिया है। ठीक है, इसमें क्या हुआ? उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों ने, जिसमें 5 न्यायाधीश हैं डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, जो 5 जजों की बेंच है, उन्होंने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्यों किया? उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में रेखांकित किया है कि चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक दलों के वित्त पोषण से संबंधित सूचना को गोपनीय रखने के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 1(a) के अंतर्गत मतदाताओं के सूचना का अधिकार का उल्लंघन कर रही है। ठीक है, तो जो चुनावी बॉन्ड योजना है अनुच्छेद 19(1) के ए का उल्लंघन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या में कहा है कि ठीक अनुच्छेद 19(1) का ए जो आर्टिकल है संविधान का, उसका उल्लंघन कर रही है कौन? चुनावी बॉन्ड योजना। न्यायालय ने यह चुनावी बॉन्ड के जारी करने पर रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में चुनावी बॉन्ड योजना के साथ साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, देखिए अब चुनावी बॉन्ड योजना के साथ साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(c) के 1 जो कि वित्त अधिनियम 2017 की धारा 137 में संशोधित है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182(3) जो कि 2017 के धारा 154 में संशोधित है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13(a) का बी जो वित्त अधिनियम 2017 की धारा 11 में संशोधित है को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, तो चुनावी बॉन्ड योजना के बाद भी उसके अलावा भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(c) के 1 को भी और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182(3) को और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13(a) के बी को भी सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया गया, क्योंकि ये सारी धाराएं वित्त अधिनियम 2017 में समायोजित कर ली गई हैं। ठीक है, तो जो वित्त अधिनियम 2017 है उसमें ये सारी धाराएं समायोजित कर ली गई हैं, इसीलिए वहाँ से इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182(1) में संशोधन के माध्यम से राजनीतिक दलों को असीमित कॉर्पोरेट वित्त पोषण की अनुमति प्रदान करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। ठीक है, तो जो कंपनी अधिनियम 2013 के माध्यम से जो 182 का 1 है उसमें कहा गया कि राजनीतिक दलों को असीमित कॉर्पोरेट वित्त पोषण की अनुमति प्रदान की है। मतलब कि जो कॉर्पोरेट वाले हैं, जैसे जो कंपनी वाले हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो राजनीतिक दलों को असीमित वित्त पोषण प्रदान कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इसको खारिज कर दिया कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। ठीक है, सत्ता के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने इस निर्णय को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए चुनावी बॉन्ड के जारीकर्ता बैंक भारतीय स्टेट बैंक को 13 अप्रैल 2019 ने उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय के अब तक के खरीदे गए चुनावी बॉन्डों को विवरण चुनाव आयोग को समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो उन्होंने आरबीआई को बोला है, भारतीय स्टेट बैंक को, कि आप आज जितने भी चुनावी बॉन्ड हुए हैं 12 अप्रैल 2019 से आप वहाँ चुनाव आयोग को इसका सारा डाटा दीजिए। 21 मार्च 2024 को एसबीआई ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि वो पूर्ण खुलासा भारत निर्वाचन आयोग की समक्ष प्रस्तुत कर चुका है।
तो 21 मार्च 2024 को SBI ने कहा कि हमने पूरा डाटा जितना भी है उसको दे दिया। अब देखिए, चुनावी बांड के माध्यम से चंदा प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 राजनीतिक दल। सबसे ज़्यादा चंदा प्राप्त हुआ भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 6060 करोड़ रुपए प्राप्त हुए उनको। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो TMC पार्टी है, जो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की, 1609 करोड़ रुपया मिला इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1421 करोड़ रुपया मिला। भारत राष्ट्र समिति जो कि चंद्रशेखर राव की है, कि 1214 करोड़ रुपए। और बीजू जनता दल को 775 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। तो सर्वाधिक चंदा किसको मिला? 60,060 करोड़ रुपए, 6,060 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को, दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस और तीसरे नंबर पर कांग्रेस को मिला। ठीक है, चुनावी बांड के माध्यम से चंदा देने वाली शीर्ष 5 कंपनियां, जो शीर्ष 5 कंपनियां जिन्होंने चंदा दिया है, सबसे नंबर 1 पे है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिन्हें 1,368 करोड़ रुपया इसने दान दिया। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 966 करोड़ रुपया। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने 410 करोड़ रुपया उसको ज्वाइन किया है। ठीक है, वेदांता लिमिटेड ने 400 और हल्दिया एनर्जी लिमिटेड जो कि अडानी की है 377 करोड़ रुपया दान दिया है इसने। चुनावी बांड, चुनावी बांड क्या है इसको पढ़ लेते हैं। चुनावी बांड एक ऐसा बांड है, एक वचन पत्र के रूप में जारी किया जाता है। यह धारक को के लिए एक बैंकिंग उपकरण होता है। इस पर खरीदने वाले प्राप्तकर्ता का नाम नहीं होता है। ठीक है, चुनावी बांड को किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है जो भारत का नागरिक हो। भारत के निगमित और स्थापित किसी कॉर्पोरेट निकाय द्वारा भी बांड खरीदा जा सकता है। चुनावी बांड कितने प्रकार के जारी होते हैं? देखिए, 1,000 रुपये का जारी होगा, 10,000 का जारी होगा, 1 लाख का जारी होगा, 10 लाख का जारी होगा और 1 करोड़ मूल्य पर का जारी होगा। मतलब 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ मूल्य वर्ग का चुनावी बांड जारी होता है। किसके द्वारा? SBI द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, ये बांड जारी किए जाने की तिथि से 15 दिन की अवधि के तक वैध होता है। मतलब अगर बॉन्ड जारी हुआ, मतलब मैं जाके अगर 10,000 रुपये का बॉन्ड खरीद रहा हूँ, तो बॉन्ड खरीदा, अब मैं अगर किसी को डोनेट नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी को डोनेट नहीं कर रहा हूँ, तो 15 दिन तक वैध रहेगा। उसके बाद आपका पैसा गया। 15 दिन के भीतर बॉन्ड को न भुनाने पर प्राधिकृत बैंक द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में इसको जमा कर दिया जाता है। ठीक है, अगर 15 दिन के अंदर आप भुनाते नहीं हैं तो प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाएगा। ये बॉन्ड अप्रक्रिय है, मतलब कि नॉन रिफंडेबल है। मतलब एक बार आपने बॉन्ड खरीद लिया तो ये सोचे कि आप खुद से रिफंडेबल हो जाए तो रिफंड नहीं होगा। ठीक है, चुनावी बॉन्ड को केवल पात्र राजनीतिक दल द्वारा ही बुनाया जा सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत लोकसभा या राज्यसभा में के पिछले आम चुनाव में कुल मतों के न्यूनतम 1% मत प्राप्त करने वाले दल को ही चुनावी बांड करने का पात्र माना गया। तो जो न्यूनतम 1% वोट पाया हुआ हो पिछले विधानसभा चुनाव में या आम चुनाव में, उसको ही यह आपको बॉन्ड दे सकते हैं, उसको ही यह दान आप दे सकते हैं, उसी राजनीतिक दल को। ठीक है, चुनावी बांड योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक को बॉन्ड जारी करने और उसे बुनाने का अधिकृत बैंक के रूप में अधिसूचित किया गया। ठीक है, तो स्टेट बैंक इसका अधिकृत बैंक था। ठीक है, तो ये हो गया आपका चुनावी बॉन्ड के बारे में। तो आपको याद करना है कौन कौन से चुनावी बॉन्ड जारी हो सकते हैं। 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए का जारी होता था। 15 दिन का इसका वैधता होती है और 1% जो वोट पाता है दल, उसी को वही इस बॉन्ड को बुना सकता है। ठीक है, इसका प्राधिकृत बैंक कौन सा था? भारतीय स्टेट बैंक का था। ठीक है, अब तो यह असंवैधानिक घोषित कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ठीक है, भारत रत्न 2024। भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है जो माननीय उद्यम के किसी क्षेत्र में असाधारण योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। भारत रत्न सम्मान की परंपरा 1954 से शुरू हुई है। अब तक कुल 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है, जिसमें 48 पुरुष और 5 महिलाएं। 48 पुरुष, 5 महिलाएं हैं 53 लोगों में से। ठीक है, 1954 से इसको शुरू किया गया था। ठीक है, 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न दिया है। तो ठीक है, तो 4 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न दिया गया है 30 मार्च 2024 को अलंकरण समारोह में। ठीक है, ये 4 व्यक्ति निम्नवत थे: कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। जबकि 31 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने लाल कृष्ण आडवाणी को नई दिल्ली स्थित उनके निवास पर एक औपचारिक समारोह में भारत रत्न प्रदान किया। ठीक है, तो 31 मार्च 2024 को लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया। ठीक है, श्री आडवाणी को छोड़कर अन्य 4 विभूतियों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, जो अब लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर जो और 4 को मिला है वो सब मरणोपरांत मिले हैं। ठीक है, अब चारों जो आपको 5 मिले हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। PV नरसिम्हा राव को प्रदत्त भारत रत्न उनके सुपुत्र PV प्रभाकर राव ने ग्रहण किया। चौधरी चरण को प्रदान भारत रत्न को उनके पौत्र जयंत चौधरी ने। डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न को उनकी सुपुत्री डॉक्टर नित्या राव ने। और कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न मिला है उनके सुपुत्र रामनाथ ठाकुर ने इसको ग्रहण किया। ठीक है,
अब कर्पूरी ठाकुर के बारे में पढ़ लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ एवं शिक्षक थे। ये जननायक के नाम से लोकप्रिय थे। ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए याद किया जाता है, मतलब जो बैकवर्ड क्लास को आरक्षण दिया गया बिहार में, वो कर्पूरी ठाकुर ने दिया। ठीक है। उल्लेखनीय है कि कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में वाली तत्कालीन बिहार सरकार ने 1978 में मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश पर रिपोर्ट पर राज्य में सर्वप्रथम पिछड़े आयोग को आरक्षण दिया था। किसे तो पूछ सकता है कि बिहार में सर्वप्रथम पिछड़ों को आरक्षण 1978 में किस आयोग की सिफारिश पर दिया गया, तो मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश पर आरक्षण सर्वप्रथम पिछड़े वर्गों के आरक्षण दिया गया। ठीक है। ज्ञातव्य है कि कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर विधि महाविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर विधि महाविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो बक्सर बिहार में बनाया जा रहा है, बक्सर बिहार में। इनके नाम पर ही प्रारंभ की गई जननायक एक्सप्रेस का नाम ट्रेन का संचालन दरभंगा जंक्शन से अमृतसर जंक्शन तक होता है। ठीक है। तो जननायक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है, दरभंगा जंक्शन से अमृतसर जंक्शन तक चलती है। अब दूसरा नाम है अपना लाल कृष्ण आडवाणी का। श्री लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। वे जून 2002 से लेकर 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने सबसे लंबी अवधि तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, लाल कृष्ण आडवाणी ने। ठीक है। चौधरी चरण सिंह, ये 28 जून 1989 को से 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने भारतीय लोक दल नामक पार्टी की स्थापना की। वो उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के लिए मुख्य वास्तुकार थे। ठीक है। तो भूमि सुधारों के लिए मुख्य वास्तुकार कौन थे, चौधरी चरण सिंह, 2 बार के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, और भारतीय लोक दल का निर्माण उन्होंने किया। ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव 31 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद इसके नेतृत्व में व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण की नीति अपनाई गई और संरचनात्मक सुधारों की शुरुआत की गई। इन्हें प्रायः भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में इनको संदर्भित किया जाता है, पीवी नरसिम्हा राव को। पांचवें व्यक्ति कौन है, एमएस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत में हरित क्रांति के उनके कार्यों के लिए जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। टाइम मैगजीन ने 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली एशियाई लोगों में से एक के रूप में सम्मानित किया। तो जो टाइम मैगजीन ने 20 जो प्रभावशाली लोग हैं एशिया के, उनमें भी स्वामीनाथन को रखा था। ठीक है। उन्होंने 1988 में चेन्नई में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की है। ठीक है। तो एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना 1988 में किसने की थी, एमएस स्वामीनाथन ने की थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो चौथा पॉइंट है, राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन। नदी डॉल्फिन पूरी तरह से जलीय स्तनधारी समूह है जो विशेष रूप से मीठे पानी या खारे पानी में पाई जाती है। वर्तमान में विश्व में नदी डॉल्फिन 6 जीवित प्रजातियां हैं। ठीक है। तो जो नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियां वर्तमान में हैं। ठीक है। जो मुख्य रूप से प्रमुख नदी तत्वों में पाई जाती है। इन 6 प्रजातियों में अमेजन डॉल्फिन है, सिंधु डॉल्फिन है, गंगा नदी डॉल्फिन है, इरावदी डॉल्फिन है, तुकुजी नदी डॉल्फिन है और यांगचे फिनलेस पापरीज डॉल्फिन है, यांगसे नदी डॉल्फिन है। ठीक है। तो कौन कौन सी है, अमेजन डॉल्फिन, सिंधु डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन, तुकुजी नदी डॉल्फिन और यांगसे फिनलेस पोपोरजीज। ठीक है, डॉल्फिन शामिल है। विश्व की 7वीं नदी डॉल्फिन प्रजाति जिसे बैजी या चीन नदी डॉल्फिन कहा जाता था, वो 2006 में विलुप्त हो गई। तो बैजी या चीन नदी डॉल्फिन 2006 में विलुप्त हो गई। ठीक है, जो कि विश्व की 7वीं डॉल्फिन प्रजाति थी। और वर्तमान में 6 ही डॉल्फिन प्रजाति बची हुई है जो नदी डॉल्फिन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 मार्च 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया है, यह केंद्र पटना में है। डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन नीतीश कुमार ने 4 मार्च 2024 को कहाँ किया है, पटना में किया है। भारत के साथ साथ एशिया में भी अपनी तरह की पहला केंद्र है, तो एशिया का ही पहला केंद्र यह है। ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का लक्ष्य डॉल्फिन अनुसंधान के लिए एक व्यापक सुविधा के रूप में कार्य करना है। तो इसका लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य है डॉल्फिन अनुसंधान के लिए एक व्यापक सुविधा पर कार्य करना। ठीक है, इस केंद्र में शोधकर्ता डॉल्फिन की प्राकृतिक पर्यावरण में उनके व्यवहार विभिन्न पहलुओं को गहन शोध करेंगे। साथ ही विभिन्न कारकों जैसे डॉल्फिन की भोजन संबंधी आदतों तथा बदलते पर्यावरण में उनकी अनुकूलता का भी अध्ययन किया जाएगा। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा। 24 मार्च 2023 को एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने विश्व की नदी डॉल्फिन की 6 प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए कोलंबिया की राजधानी बगोटा में एक ऐतिहासिक समझौते पर साइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ है, कोलंबिया की राजधानी बगोटा में। ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030
हस्ताक्षर में 11 देश सम्मिलित हुए, जिसमें 11 देश कौन कौन है? बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, भारत, कोलंबिया, इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। ठीक है, तो 11 देशों ने एक संरक्षण पर वैश्विक घोषणा जारी की है। कहाँ पर जारी की है? तो कोलंबिया की राजधानी बगोटा में। ठीक, इसका नाम क्या है? ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर द रिवर डॉल्फिन बाय 2023। ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर द रिवर डॉल्फिन बाय 2023 घोषणा की है, जिसमें 11 देश शामिल हैं। बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, भारत, कोलंबिया, इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला शामिल है इसमें। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में ये आपके 4 टॉपिक थे, ये आपको अच्छे से पढ़ाया गया। ठीक है, आपको ये क्लास कैसी लगी आप ज़्यादा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ज़्यादा अपना कुछ अगर राय देना चाहें तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कुछ अगर पूछना चाहें तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जो ज्वाइन करके रखेंगे और पुराने वीडियोज़ को देखना चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।